नेक्स्ट है बच्चों, ये विद्युत चुम्बकीय उत्पत्ति और इसके उपयोग। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक तरंग दैर्घ्य दी रहती है और पूछा जाता है कि ये तरंग दैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आती है, इसके गुण, उपयोग और इसकी खोज किसने की थी। ये देखो, ये 3 मार्क्स में आता है, तो इसको समझो। तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये समझा दिया था कि हम कैसे इसकी पहचान करते हैं कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम के किस भाग में आती है। मैंने याद करने का तो मैं तरीका बताया था, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश, और इसके बाद मैंने समझाया था और अब सूक्ष्म तरंग में मैंने 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। तो ये मैंने तरीका कर समझा चुका हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी तरंग दैर्घ्य इस विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आती है। ये हम पहचान कर लेते हैं, पढ़ा दिया आपको। अब आता है इनकी खोज, उत्पत्ति, किसी के गुण, किसी के उपयोग। तो उपयोग सभी के आते हैं, उत्पत्ति आती है, गुण भी आप लिख सकते हो, गुण सबके एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है जो आपको पहले पढ़ाया था। सबसे पहले आता है गामा किरण। गामा किरणों की खोज बैकुलर ने की थी। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों से स्वतः उत्सर्जित होती है, माने रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों से अपने आप निकलती रहती है। अल्फा, बीटा, गामा किरण, तो उनमें से गामा किरण भी रेडियो एक्टिव विकिरण है, गामा किरण है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों से स्वतः उत्सर्जित होती है। गुण कल समझाया था, इसकी आवृत्ति अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा अधिक होगी तो भेदन क्षमता अधिक होगी, भेदन क्षमता अधिक होगी तो आयनीकरण क्षमता कम होगी। क्यों? जैसे समझो, ये माना कि यहाँ गैस है, इस गैस में यदि हम गामा किरण को गुजारते हैं तो गामा किरण की ऊर्जा कम है, इसलिए यह किसी परमाणु से टकराएगी, फिर तुरंत दूसरे परमाणु से टकराएगी, फिर तुरंत दूसरे परमाणु से टकराएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगी कि वह परमाणु आयनित हो सके, क्योंकि यदि संपर्क में ज्यादा समय तक रहती तो अपनी ऊर्जा का अधिक से अधिक भाग देती। जैसे मान लो ये एक किसी गैस का परमाणु है, ये गामा किरण आ रही है, ये इससे टकराती है, तुरंत बाहर चली जाती है क्योंकि ऊर्जा अधिक है। यदि ऊर्जा कम होती तो ये इससे टकराती, कुछ क्षण इसके संपर्क में रहती, और जब इसके कुछ क्षण इसके संपर्क में रहती तो ऊर्जा का अधिक भाग इसको देती, तो हो सकता था वो परमाणु आयनित हो जाता। परंतु इसमें ऐसा गुण नहीं है, ऊर्जा अधिक है तो आयनीकरण क्षमता अपने आप कम होती है। ये थोड़ा ध्यान से समझिए। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करना, जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसको प्रभावित करती है, प्रतिदीप्ति एवं स्फुटदीप्ति के गुणों को प्रदर्शित करती है। अब प्रतिदीप्ति क्या कहलाती है? प्रतिदीप्ति कहलाती है जब वे पदार्थ जिन पर हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो वो निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित अब उस पृष्ठ से बाहर निकालते हैं, और तब तक बाहर निकालते हैं जब तक हम उस पर प्रकाश डालते हैं। जैसे आप रात में जाते हो गाड़ियों में, तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे गाड़ी की लाइट पड़ती है पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, और गाड़ी चली जाती है तो एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाता है। तो वही है, गाड़ी की लाइट उस पर पड़ी, उसने उसकी ऊर्जा को ग्रहण किया और फिर उससे कम ऊर्जा की ऊर्जा को बाहर निकाला, वो हमारी आंखों पर पड़ी और हमें वो पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी। स्फुटदीप्ति कहलाती है कि वे पदार्थ जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, पर यदि हम उस पर प्रकाश डालना बंद भी कर दें तब भी वह ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उत्सर्जन कुछ सेकंडों से लेकर घंटों और दिनों तक करते हैं। जैसे आप घड़ी है, घड़ी आप दिन में पहने रहते हो, रात में जब आप घड़ी का टाइम देखते हो तो अंधेरे में भी रात में किसी किसी घड़ी में टाइम पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि घड़ी के ऊपर जो अक्षर हैं, जो A1 2 3 4 लिखा हुआ है, और जो मिनट, घंटे, सेकंड की सुई है, उसके ऊपर स्फुटदीप्तिशील पदार्थ का लेपन है। तो बस इतना अंतर है प्रतिदीप्ति स्फुटदीप्ति पदार्थ में कि प्रतिदीप्ति पदार्थ में जब ऊर्जा डालना बंद कर देते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। स्फुटदीप्तिशील पदार्थ में जब हम ऊर्जा का डालना बंद भी कर देते हैं तब भी कुछ सेकंडों से लेकर के कुछ घंटों तक प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है। ऐसे पदार्थ हमको स्फुटदीप्तिशील पदार्थ कहते हैं। तो ये प्रतिदीप्ति और स्फुटदीप्ति दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग, जो किसका, गामा किरण का उपयोग परमाणुओं के नाभिकों के अध्ययन में किया जाता है,
और कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जो कैंसर के रुग्ण सेल होते हैं उन पर हम डालते हैं, और जब हम उन पर डालते हैं तो जो बीमार वाले सेल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जिससे कैंसर का इलाज हो जाता है। कैंसर का इलाज एक्सरे के द्वारा भी होता है। अब आता है एक्स किरण। एक्स किरण की जो तरंग दैर्घ्य है वो 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसकी खोज प्रोफेसर रॉन्जन ने की थी, इसलिए एक्स किरणों को हम रॉन्जन किरणें भी कहते हैं। एक्स किरणों की उत्पत्ति है जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अधिक द्रव्यमांक या भारी धातु पर टकराते हैं तो उससे एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। उन अदृश्य किरणों को प्रोफेसर रॉन्जन ने एक्स किरण नाम दिया, तो एक्स किरण कहलाती हैं। तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब भारी धातु पर टकराते हैं तो उससे एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ये सभी वो हैं, सिर्फ अंतर यह है कि इनकी जो एक्स किरण की ऊर्जा है गामा किरणों से कम होती है। भेदन क्षमता, जब ऊर्जा कम होगी तो भेदन क्षमता भी कम होगी, और आयनीकरण क्षमता अधिक होगी गामा किरणों से, और ये सब प्रदीप्ति सब गुणों को प्रदर्शित करती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती है। जैसे हमारे हाथ में हड्डी, हाथ की कोई हड्डी टूट जाती है तो हाथ को हम उसके ऊपर रखते हैं, तो जैसे ही एक्स किरण पड़ती है तो जहाँ हड्डी टूटी होती है वहां से प्रकाश चला जाता है, और जहां पर हड्डी नहीं टूटी होती उसकी छाया बन जाती है, वहां से प्रकाश नहीं जाता। तो ये उसके नीचे फोटोग्राफिक प्लेट होती है, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो ये सब फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इसका उपयोग होता है अणुओं की संरचना में, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के कोषों में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। बीमारियों की पहचान करने में किया जाता है, जैसे हड्डी के टूटने में किया जाता है। गुर्दे और गाल ब्लैडर की पथरी में, गाल ब्लैडर की पथरी है इसकी पहचान करने में, और ट्यूमर आदि के संसूचन का मतलब है पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग में जैसे बड़े बड़े पुल होते हैं, पुल लोहे के बने होते हैं, लोहे के पुलों में जो गार्डर लगा होता है उस गार्डर में बीच में कहीं हवा होती है, कहीं क्रैक होता है, तो उसके अंदर यदि हवा होगी और भारी गाड़ियां यदि उससे करके जाएंगी तो वो पुल के टूटने का खतरा रहता है। इसीलिए यदि हम एक्सरे से उस लोहे के गार्डर्स को हम जब एक्सरे से गुजारते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ क्रैक है और कहाँ पर वायु का बुलबुला है, तो उसको हम उस गार्डर को हम लोहे के पुलों में हम उसको यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग में धातु उत्पादनों की कमियों में, जैसे क्रैक, लोहे में क्रैक है उसकी पता करने में कर लिया जाता है, और लोहे के अंदर यदि कोई वायु का बुलबुला है उसकी आदि पहचान हो जाती है, और यदि छिद्र है आदि के संसूचन में किया जाता है। और इसका उपयोग जैसे तस्कर वगैरह जब विदेशों से आते हैं तो अपने साथ कोई विस्फोटक पदार्थ लाता है, कोई सोना हीरा आदि लाता है, तो उसके सामान को एक्सरे से गुजारा जाता है, और जब एक्सरे से गुजारा जाता है तो इस सामान की पता चल जाता है कि इस सामान के अंदर है क्या। तो तस्करों के पास विस्फोटकों, सोना हीरा आदि को संसूचित करने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे एक्स किरण का उपयोग। अब इसके बाद थी परावैगनीकरण। परावैगनीकरण इसकी खोज रिक्टर ने की थी। ये विशिष्ट लैंपों से अति ऊष्म वस्तुओं, यानी जो बहुत ज्यादा गर्म वस्तुएं होती हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, सूर्य से उत्पन्न होती हैं। आप समझिए, सूर्य से जो किरणें हैं वो ओजोन लेयर के द्वारा पृथ्वी पर आती हैं, और ओजोन लेयर जो है परावैगनीकरणों को जाने से रोकता है, क्योंकि परावैगनीकरण पृथ्वी पर हानिकारक होती है। पृथ्वी पर हम आप लोग रहते हैं तो इनको हानि पहुंचाती हैं। तो इसीलिए सूर्य जो चूंकि ओजोन लेयर में छेद हैं, इसलिए कुछ परावैगनीकरण जमीन पर आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सूर्य से भी उत्पन्न होती है, जो सूर्य है उससे उत्पन्न होती है, भले ही पृथ्वी में आए या ना आ पाए। जैसे हमारे क्षेत्र में जो ऊपर ओजोन लेयर है, यदि वो ओजोन लेयर सही है तो परावैगनीकरण पृथ्वी पर नहीं आएंगी, और यदि विस्फोटकों से CH2 कहलाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे फ्रीऑन गैस जो रेफ्रिजरेटर में भरी होती है, तो इससे जो ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उससे उसमें छेद बन जाते हैं, ओजोन में छेद बन जाते हैं, तो उन छेदों से परावैगनीकरण आती है। तो सूर्य से भी उत्पन्न होती हैं विशिष्ट लैंपों से। आपने देखा होगा कि बैंकों में जो
नकली रुपए जब जाते हैं तो जो कैशियर महोदय होते हैं वो उसके ऊपर उसकी लैंप से प्रकाश उसके ऊपर डालते हैं, तो लैंप में लिखा था यूवी। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट लैंप, पराबैंगनी किरण वाला लैंप। जब वो अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें रुपये पर पड़ती हैं तो रुपये में कुछ अदृश्य लिखाई होती है वो उनको दिखाई देती है। इससे नकली दस्तावेजों के अध्ययन करने में, नकली नोट तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो विशिष्ट लैंपों से, विशेष प्रकार के लैंप होते हैं, उनसे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, बहुत गर्म वस्तुओं से निकलती हैं, सूर्य से उत्पन्न होती हैं। इसका उपयोग होता है अदृश्य लिखाई में। जो लिखाई कोरा कागज होता है वैसे कहे तो, पर यदि अदृश्य लिखाई करनी है तो इससे पराबैंगनी किरणों से अदृश्य लिखाई भी की जा सकती है। तो अदृश्य लिखाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। नकली दस्तावेजों, वही आपको बताया कि नकली रुपए है, नकली कोई दस्तावेज है जिसकी पहचान जो हमें आपकी खाली आंख से नहीं दिखाई देता, तो अल्ट्रावायलेट लैंप से अल्ट्रावायलेट लैंप से हम उसको देख लेते हैं। तो नकली दस्तावेजों के अध्ययन करने में किया जाता है और फिंगरप्रिंट को संसूचित करने में, किसी के फिंगरप्रिंट है उस फिंगरप्रिंट को संसूचित करने में किया जाता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में, सर्जिकल उपकरणों को साफ करने में, जैसे जो ऑपरेशन वाले उपकरण होते हैं, अब कहाँ आज पुरानी व्यवस्था गई कि उसको पानी से उबाला जाए, तो कोई नहीं उबालता, सिर्फ अल्ट्रावायलेट, जहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें जाती हैं वहाँ से 10-15 मिनट सेकंड 10-15 मिनट के 2-4-5 मिनट 10 मिनट के लिए रख दिया, तो वो जितना भी उसके अंदर जो यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा वो सब उसमें नष्ट हो जाता है। फूड स्टॉक को संरक्षित करने में, जो खाने के पदार्थ होते हैं इसमें भी पराबैंगनी किरणें डालते हैं जिससे कि जो फूड स्टॉक है वो संरक्षित रहता है। बर्गर अलार्म में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, माने 4000 से कम और 100 से अधिक वो पराबैंगनी में आएगा। 1 एंगस्ट्रॉम से कम गामा किरण आएगा। ये मैंने तरीका आपको पहले बता दिया, पहले लेक्चर में बता दिया है। इसकी जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। अब जो दृश्य प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, आपने देखा कोयले की भट्टी से, बल्ब से। तो कोयले की भट्टी क्या है, कोयला क्या है, गर्म है, तो गर्म का मतलब तापदीप्त वस्तु, अति तापदीप्त नहीं, कम तापदीप्त। अति उष्ण वस्तुओं से तो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, तापदीप्ति गर्म वस्तुओं से निकलती है, तापदीप्ति वस्तुओं से निकलती हैं, आयनिक गैसों से निकलती हैं, सूर्य से निकलती हैं। तो ये दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वस्तुओं को देखने में किया जाता है। आणविक संरचना में, इलेक्ट्रॉन कोषों में, इलेक्ट्रॉनों के अध्ययनों में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट अभी बताता हूँ। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण। इसकी खोज हर्शेल ने की थी। एक गर्म वस्तुओं से और सूर्य से उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य से हमें 2 प्रकार के विकिरण उत्पन्न होते हैं। एक तो हम वस्तुओं को देखते हैं, हमारे दृश्य प्रकाश, दूसरा उससे हमें गर्मी महसूस होती है, अवरक्त विकिरण। तो ये सूर्य से भी उत्पन्न होती है, गर्म वस्तु से भी उत्पन्न होती है। इनका उपयोग कोहरे और धुंध में फोटोग्राफी करने में प्रयोग किया जाता है। ये ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ऊष्मा का मतलब गर्मी महसूस होती है, ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी प्रदर्शित करती है। ये अभी आगे बताऊंगा। जब एक आवृत्ति से, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब किसी धातु पर एक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उससे एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण को प्रदर्शित करती है। अवरक्त लैंप शारीरिक रोगों के उपचार में, जैसे शरीर में सिकाई करना है तो वहाँ माइक्रोवेव लैंप से हम शरीर की सिकाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। पृथ्वी को गर्म रखने में, ग्रीन हाउस प्रभाव में, जमीन का ताप बनाए रखने में ये अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सूक्ष्म तरंग। 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होती है उनकी तरंग है। इसका मतलब 1 मिलीमीटर से कम और 7800 से अधिक अवरक्त विकिरण में आती है। इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। ये इसका जो उत्पत्ति है वो विशेष ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन्स तथा गन डायोड से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग हवाई जहाज के संचालन में किया जाता है। रेडार में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज पे यहाँ लिखा है एयरक्राफ्ट के संचालन में, रेडार में इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध तरंग भट्टी, जैसे घरों में माइक्रोवेव ओवन है तो माइक्रोवेव ओवन को कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म तरंग भट्टी। मैंने माइक्रोवेव ओवन में वस्तुओं को गर्म करते हैं
तो सूक्ष्म तरंग भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंग, इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। ये जो होती है सुचालक तारों में त्वरित आवेशों की गति से उत्पन्न होती है। इनका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संप्रेषण निकाय में उपयोग किया जाता है और सेलुलर फोन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कभी कभी आ जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण का चित्र प्रदर्शित करो। तो देखो ये तरंग संचरण की दिशा है, ये है तरंग संचरण की दिशा। देखो वैद्युत क्षेत्र y अक्ष में, चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष में। ये वैद्युत क्षेत्र है, आवर्त रूप से कंपन करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, आवर्त रूप से कंपन करता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत आवर्त रूप से समान कला में कंपन करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। यहाँ से ये देखो तो ये E0 है, ये B0 है। अब ये B0 ऊपर हो जाएगा, ये E0 हो जाएगा, क्योंकि ये E का आवरण है, ये E का आवरण है। तो ये है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग धन अक्ष की दिशा में है, विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष की दिशा में, तथा जब मैंने यही समझाया जब विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत एवं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत आवर्त रूप से निरंतर समान कला में कंपन करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त होती है। इसकी विशेषता यही है कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों का ग्राफीय निरूपण, चित्रीय निरूपण, और ये उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा घनत्व। विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र आप पढ़ चुके हो, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व um स्मॉल um बराबर 1/2 B स्क्वायर बटे म्यू नॉट। जो जब विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में चलती है तो ये ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए ये E और B जो ये मान दिए हैं ये सब ज्यावक्रीय रूप में, ज्यावक्रीय माने RMS रूप में, RMS माने रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर माने वर्ग माध्यमूल मान के रूप में ये दिए गए हैं। तो यही मैंने लिखा है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र सदिश मुक्त आकाश में ज्यावक्रीय रूप से बदलते रहते हैं निरंतर। अभी आपने ग्राफ में देखा था, साइन का वक्र ऐसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का वक्र अधिकतम से स्टार्ट होता है क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये ज्यावक्रीय रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। अतः उपरोक्त ये मान वर्ग माध्यमूल मान RMS में है, RMS में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व U बराबर UE प्लस UM, UE का मान 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS स्क्वायर प्लस 1/2 BRMS का स्क्वायर बटे म्यू नॉट। अभी आपको पढ़ाया था पिछले वाले टॉपिकों में ERMS बटे BRMS बराबर C, तो BRMS बराबर ERMS अपॉन C हो जाएगा। तो इस BRMS की जगह ERMS स्क्वायर बटे C स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, ये जो का रहेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू म्यू नॉट को हमने बटे में लग दिया। अब BRMS स्क्वायर की जगह हमने लिखा ERMS स्क्वायर बटे C स्क्वायर, तो C स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ERMS का स्क्वायर बटे C स्क्वायर। आपको चुंबकत्व में पढ़ाया है C स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो C स्क्वायर है इसकी जगह लिखेंगे 1/, तो अपॉन के अपॉन में जो संख्या होती है वो अंश में पहुंच जाती है, तो 1 इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये संख्याएं बाकी ज्यों की त्यों, ये वाली भी ज्यों की त्यों। बस में देखो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ERMS का स्क्वायर, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS का स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ERMS का स्क्वायर। या यदि आप ERMS की जगह BRMS बटे C करोगे तब भी ये आएगा BRMS का स्क्वायर बटे म्यू नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों आपस में बराबर होते हैं, और जब विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है तो ये दोनों समान रूप से भागीदार होते हैं, समान रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा घनत्व। नेक्स्ट अभी पढ़ाऊंगा तरंग की तीव्रता।
नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता आई कहते हैं। माना ये बेलनाकार एक तरंग है जो धन एक्स दिशा में जा रही है। इस बेलन का क्षेत्रफल ए है। तरंग धन एक्स दिशा में ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है बेलन का। तरंग धन एक्स दिशा में प्रकाश के वेग c से संचरित हो रही है, यही मैंने लिखा है। माना तरंग अभिलंबवत क्षेत्रफल a से प्रकाश के वेग c से धन एक्स दिशा में संचरित होती है, चलती है। तो डेल्टा t समय में चली गई दूरी बराबर c इंटू डेल्टा टी। सूत्र क्या है? अभी आप जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय हो जाएगा। तो चाल क्या है? c, समय क्या है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में चली गई दूरी c डेल्टा टी। इस तरह से हम निकालते हैं। तो डेल्टा सी समय में एक क्षेत्रफल से के बेलन में संचरित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा संचरित होती है? माध्य ऊर्जा घनत्व गुणा बेलन का आयतन। देखो c डेल्टा टी लंबाई होगी, a इसका क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है, यदि आप समझो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? ए। एच क्या है? सी डेल्टा टी। एच माने हाइट, यहाँ सी डेल्टा टी माने चली गई दूरी। तो क्या हो जाएगा? ए सी डेल्टा टी इंटू यू एवरेज। इस तरह से बेलन का आयतन हो गया ए सी डेल्टा टी। अभी तरंग की तीव्रता की परिभाषा पड़ी। एकांक आयतन में एकांक सेकंड में अभिलंबवत ऊर्जा। तो इसमें क्षेत्रफल और समय से भाग दे दिया, तो हो जाएगा यू एवरेज इंटू सी। परंतु अभी पढ़ा यू एवरेज बराबर एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। ई आर एम एस बराबर ई जीरो बटे रूट टू होता है। ई जीरो बटे रूट टू का होल स्क्वायर इंटू सी। तो ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू ई जीरो का स्क्वायर इंटू सी। ये होगी तरंग की तीव्रता। तो इस प्रकार से तरंग की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लघुत्तरी बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे, जो समझ में आ जाएगा तो आप, जो समझ में ना आए उसको आप मुझसे पूछेंगे। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। 5 यूनिट आपकी पूरी होगी कंप्लीट। 6ठी यूनिट से बाद में स्टार्ट करेंगे।